एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है बैंक्स। हाँ, जहां पर आप और मैं जाते हैं अपने डिपॉजिट्स, अपने पैसों को सेव करने। घर में अगर ढेर सारा पैसा रख दिया जाए तो रातों की नींद चली जाती है, पर बैंक्स में टेंशन नॉट। तो बैंक्स आज हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक को एकदम फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी एंड। तो बैंक्स है क्या, पहले ये समझेंगे। क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर पैसा जमा होता है? हाँ, सही है। क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां से लोन लिया जा सकता है? एकदम सही है। पर एक नई बात बताने जा रहा हूं। क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिट क्रिएट करती है, मनी क्रिएट करती है? हाँ, ये बात आपको नहीं ध्यान थी। तो ये है बैंक। आइए बुकिश डेफिनेशन देखते हैं कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। हाँ, पब्लिक से एक्सेप्ट करती है। ये डिपॉजिट्स विड्रॉएबल होते हैं, अर्थात इस डिपॉजिट्स को निकाला जा सकता है, या ये बैंक डिपॉजिट्स को लेंड कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। आइए डेफिनेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हमारे देश में बैंकों को गवर्न करने के लिए एक कानून बनाया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या कानून कहता है कि बैंक कौन है? बैंक वो है जो लोगों से एक्सेप्ट करे, लेंडिंग के लिए एक्सेप्ट करे या इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिपॉजिट करे। किससे? फ्रॉम पब्लिक। आप और मैं तो पब्लिक हैं ही। और ये पैसा रिपेबल ऑन डिमांड होगा, अदरवाइज विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, अदरवाइज। इसका मतलब है हमने जो पैसा जमा किया, हम चाहें तो चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, पे ऑर्डर के द्वारा या अदर मेथड से विड्रॉ कर सकते हैं। बस ऐसी संस्था को कहते हैं बैंक। देखिए, 3 की वर्ड्स है, 3 की फंक्शंस है जो बैंक करती है। पहला फंक्शन बता रहा हूं, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। दूसरा, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, वो है क्रिएशन ऑफ मनी। सर, क्रिएशन ऑफ मनी? हाँ, पैसा छापती है? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। लेंडिंग को डिपॉजिट से ही कन्वर्ट करती है। हाँ, जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं उसको लोन में कन्वर्ट करती है और उस लोन को फर्दर मनी में कन्वर्ट करती है, लोन में कन्वर्ट करती है। ये है क्रेडिट क्रिएशन। हाँ, इस प्रोसेस को अभी हम डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाले हैं, इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा जब आप क्रेडिट क्रिएशन भी समझ चुके होंगे। तो ये फंक्शन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है। आइए एक दो एग्जांपल देखता हूं। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। हाँ, जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर भी आप जाकर के पैसे जमा कर सकते हैं। मालूम नहीं है क्या ये बात? सच में पोस्ट ऑफिस में आप जाकर के डिपॉजिट्स कर सकते हैं, पर वो बैंक्स नहीं है। उसी तरह से बजाज फाइनेंस, नाम सुना ही होगा, या मुद्दूत फाइनेंस, नाम सुना है? तो ये क्या बैंक्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोगों से, आम लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, या ये क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को नहीं करती है, इसीलिए बैंक्स नहीं है। क्योंकि बैंक्स को ये तीनों फंक्शन करना पड़ेगा। अब आता है कि क्या ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं वो तो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, जैसे IDFC म्यूचुअल फंड, नाम सुना होगा, HDFC म्यूचुअल फंड। तो क्या ये बैंक्स हैं? नहीं, म्यूचुअल फंड्स भी बैंक नहीं है। क्योंकि अगेन ये क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड लोन तो नहीं दे रहे हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोन तो नहीं दे रहे हैं। तो जहां ये तीनों फंक्शन होगा वहीं पर होगा बैंक। आइए टाइप्स ऑफ बैंक जाने। सबसे पहला बैंक जो आपके सामने है, सेंट्रल बैंक। हमारे देश में RBI, तो हर देश में सिर्फ एक होगा बैंकों का बैंक। कह सकते हैं दी एपेक्स, मतलब टॉप मोस्ट बैंक किसी भी देश का होगा तो वो होगा सेंट्रल बैंक। क्या कर सकता है? ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है। हाँ, देश में मनी सप्लाई कितना होगा इसको कंट्रोल करता है। और मोनोपोली ऑफ नोट इशू, मतलब नोट छापने का एकाधिकार, सिंगल पावर टू इशू करेंसी किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक में। हमारे देश में RBI है, तो शायद अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है। हर देश में एक बैंक होगी जो उसके करेंसी के नोट में आप देखेंगे, नाम ऊपर लिखा दिखेगा, वो आपको पहचान दे देगा कि उस देश की सेंट्रल बैंक कौन है। आइए दूसरी टाइप, कमर्शियल बैंक। हाँ, जो बैंक तुम और मैं जा रहे हैं, जहां मेरा और तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है,
जब मैं और तुम अपने पैसे डिपॉजिट्स रखते हैं, सेफ रखते हैं या लोन ले सकते हैं जहां से, वो है कमर्शियल बैंक। हाँ, क्योंकि नाम कमर्शियल है तो ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो ये सब कौन है? कमर्शियल बैंक्स हैं। अगला आता है कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, कोऑपरेशन के प्रिंसिपल से बनाया गया बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स। ज्यादातर जो पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं वो ही मिल जाते हैं और बैंक्स के रूप में काम करते हैं। इनको ज्यादातर रूरल सेक्टर में काम करना होता है और इनका मेन मकसद होता है अपने मेंबर्स को, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उनको लेंडिंग करना। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन पर बेस्ड होती है। अक्सर गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बना देती है। और एक अच्छा एग्जांपल देख सकता हूं, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे तो आसाम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी है, आंध्रा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अगला नाम है RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। 2 अक्टूबर 1975 को 5 RRBs को लॉन्च किया गया एक साथ। ये क्या है? ये एक खास तरह की बैंक है, इसे कहते हैं स्मॉल बैंक। हाँ, क्योंकि ये रूरल एरियाज में खोली गई थी। इनका मेन मकसद था जो वीकेस्ट एंड पुअरेस्ट लोग हैं उनको भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व करना, उनका भी बैंक में अकाउंट होना और उनको बैंकिंग फैसिलिटीज देना। ये इसका मेन मकसद। वीकेस्ट सेक्शन को, जो आर्टिशियंस हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका खाता खोलना, उनको बैंकिंग सिस्टम में लाना, ये था इसका पर्पस। और आज देश में बहुत सारी RRBs काम कर रही हैं। इसका एग्जांपल मैंने दिया है आसाम ग्रामीण विकास बैंक। मैं श्योर कह सकता हूं कि ये नाम आपने पहले नहीं सुना था। यूपी में भी एक RRB है, मैं बता देता हूं, आर्यवर्त बैंक। अगेन आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये RRBs बैंक्स ज्यादातर रूरल एरियाज में बेस्ड होती हैं। इनका मेन मकसद होता है जो समाज के सबसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनको सपोर्ट करना। अक्सर RRBs को चलाने के लिए, हाँ, इनको फंडिंग देने के लिए एक एंकर बैंक होती है, अर्थात एक स्पॉन्सर बैंक होती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये इनको सपोर्ट करती हैं। चलिए और टाइप समझते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक, अर्थात जमीन का विकास करने की बैंक। पहले इनको लैंड मॉर्टगेज, लैंड गिरवी। ये लैंड मॉर्टगेज क्या होता है? एक ऐसी बैंक जो लोन तो देती है पर ये लैंड को गिरवी करने के, लैंड को सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करने पर लोन देती है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन देती है और ये लोन देती है बहुत कंसेशनल रेट पे, फार्मर्स को बेसिकली देती है। क्या करने के लिए? फार्म इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, नए लैंड खरीदने के लिए या परमानेंट डेवलपमेंट इन लैंड कराने के लिए, इस काम के लिए लोन देती है। नाम है LDBs। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज बैंक। हाँ, एक्सचेंज मतलब करेंसी को कन्वर्ट करने वाली बैंक। ये बैंक्स फॉरेन ट्रेड करने वालों को सपोर्ट करती है। जो हाँ फॉरेन बिल्स जिनके पास होते हैं उनके बिल्स को परचेज करना, सेल करना, डिस्काउंटिंग कराना। याद रखिएगा, हम जो इंटरनली ट्रेड बिल्स डिस्काउंटिंग कराते हैं वो होम ट्रेड का होता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं फॉरेन बिल्स का। मेरे पास जापान का बिल है, अमेरिका का बिल है और मुझे उसके बिल के अगेंस्ट में इंडियन रुपी चाहिए। जाओ एक्सचेंज बैंक में जाओ, आपको वहां पर पैसा मिल जाएगा। और एक्सिम बैंक, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट, IM इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये क्या करती है? फाइनेंस देती है एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को। जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं उनकी पैसों की जरूरत तो होती है, क्योंकि ज्यादातर क्रेडिट लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ये सब नीड्स ये बैंक्स प्रोवाइड करती हैं और वो भी फॉरेन करेंसी में जी। डेवलपमेंट बैंक्स, अब नाम से पता चल रहा है यह बैंक्स देश के डेवलपमेंट में मदद करती है। तो अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है, हाँ तुम्हें कोई इंडस्ट्री खोलनी है, चलो मैं एग्जांपल देता हूं कि तुम्हें इंडस्ट्री खोलनी है साइकिल बनाने की, चलो ठीक है। तो साइकिल की बनाने की इंडस्ट्री के लिए मशीन कहाँ से लाओगे, पार्ट्स कहाँ से लाओगे, रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे, कैसे काम को मैनेज करोगे, कितने फंड से मैनेज करोगे, बिजनेस कहाँ करोगे, मार्केटिंग कहाँ करोगे, जी ये सारा काम बैंक करती है। नहीं मालूम है ना? हाँ, ऐसी बैंक्स को हम कहते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। ये सिर्फ पैसे नहीं देती है बल्कि ये आपके सारे मैनेजमेंट को, कहाँ से आप बिजनेस मैनेज करेंगे, यह सब की आपको ट्रेनिंग देती है, सपोर्ट देती है। ऐसी बैंक्स होती हैं डेवलपमेंट बैंक्स। बड़ी अनोखी बैंक्स हैं, मैंने बता दिया। हाँ, सोच लीजिए देश का अगर ग्रोथ करना है
तो ऐसी खूब सारी डेवलपमेंट बैंक्स होनी चाहिए। आपकी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20-20 साल तक के लिए लोन देती हैं इंडस्ट्री को डेवलप करने, और उसमें खुद अपना योगदान देती हैं, मदद करती हैं। एग्जाम्पल दूं, ICICI। हाँ, ये मिक्स मत करना, ICICI बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मिक्स कर रहे हो ना। एक है ICICI, बस फुल फॉर्म बता दूं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या सिडबी, ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं। आइए, अभी तक तो आपने जाना टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में, अब स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। हमारे भारत में कमर्शियल बैंक्स आज़ादी के पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ करती थी, मतलब कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर्स, कोई बड़े बिजनेस हाउसेज इसके मालिक हुआ करते थे आज़ादी से पहले। और सबसे ओल्डेस्ट बैंकों का नाम लूंगा तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को याद रखिएगा, ये तीनों रीजन्स ब्रिटिशर्स के रीजन्स थे, ये तीनों ब्रिटिश रीजन्स थे जहां पे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश की थी। तो इन रीजन्स के बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया इंपीरियल बैंक। कब? 1921 में। जब देश आजाद हुआ तब भी ये बैंक्स भारत के कंट्रोल में नहीं थी, प्राइवेट शेयर होल्डर्स के कंट्रोल में थी, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज इसको कंट्रोल कर रहे थे। 1955 में गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया और नाम दे दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या SBI। आज भी भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ यहां तक नहीं ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने यह भी देखा कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो सिर्फ बड़े बिजनेस हाउसेस को लोन दे रही है या ट्रेडर्स को लोन दे रही है, तो आर्टिशंस का क्या होगा, फार्मर्स का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा जिनको छोटे मोटे लोनों की जरूरत पड़ती है। ये बैंक्स पहले ऐसे मदद नहीं करती थी। गवर्नमेंट ने 1969 में एक बहुत बड़ा कदम लिया। हाँ, यहां से देखिएगा, मैं काफी चीजों को अंडरलाइन भी कर रहा हूं आपके लिए, तो जब आप स्क्रीन पे अंडरलाइन पार्ट देखते हैं वो टिपिकल पार्ट है, वो आपको याद होने चाहिए, वो फिगर या वो वैल्यू आपको या वो डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, इसी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या हाईलाइट कर रहा हूं। तो 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स को सरकार ने खरीद लिया। ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी, सरकार ने इसको नेशनलाइज कर दिया, पैसा दे करके खरीद लिया। और ऐसा ही प्रोसेस 1980 में हुआ, तब सरकार ने 6 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। तो टोटल कितनी हो गई? 20 बैंकों को सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। बाद में सरकार ने इन बैंकों को मर्ज किया। हाँ, अभी करंट सिनेरियो में क्या हुआ, सरकार ने 2020 तक आते आते इन बैंकों को मर्ज किया। जो बैंक्स अच्छा बिजनेस नहीं कर रही थी वो बड़ी बैंकों के अंडर में चले गई। हाँ, बड़ी बैंकों ने छोटी कमर्शियल बैंकों को टेक ओवर कर लिया, उनके साथ मर्जर कर लिया। वर्तमान में 18 ऐसी कमर्शियल बैंक्स बची हैं। अब ये बैंक्स क्या करती हैं? आज बहुत बड़ा फोकस है इन बैंक्स का प्राइवेट सेक्टर के अलावा, जी सिर्फ बिजनेस हाउसेस के अलावा एग्रीकल्चरिस्ट को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को, फार्मर्स को, हाँ स्मॉल रिटेलर्स को, इन सब को मदद करती है ये बैंक। अभी 89 कमर्शियल बैंक्स देश में काम कर रही है। आओ कैटेगरीज जाने, कौन कौन से टाइप्स या कैटेगरीज की कमर्शियल बैंक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर, मतलब वो कमर्शियल बैंक्स जिनको ओन मैनेज रन बाय द गवर्नमेंट करते हैं, या गवर्नमेंट की एजेंसीज उनको चला रही हैं। हाँ भाई, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, नाम जरूर कुछ सुना होगा, यूको बैंक, तो ये सब बैंक्स कौन है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। हमारे देश में स्टेट बैंक इन सब में सबसे डोमिनेंट, सबसे टॉप मोस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर में। और आज भी देश में 73% जो कमर्शियल बैंक ब्रांचेस है वो किनकी हैं? पब्लिक सेक्टर की है। इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक अभी ज्यादा है भारत में, ठीक है। और धीरे धीरे इनकी ब्रांचेस बढ़ भी रही हैं। स्टेट बैंक सबसे ज्यादा लीडिंग रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड ओवर में, इसका नाम है। अब आ जाते हैं ऐसी बैंक की बात करते हैं जिसको सरकार, यस, जो ओन मैनेज बाय द गवर्नमेंट नहीं है, नाम है प्राइवेट सेक्टर बैंक। हाँ, आजकल मैं और आप सरकारी बैंकों में जाना नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा टेक्नो सेवी है, ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनका एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है, वहाँ वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। क्या आप गए हैं ICICI बैंक में, HDFC बैंक ब्रांच में गए हैं? चलिए एक बार मेरे कहने से क्या करना, किसी कमर्शियल बैंक में जो पब्लिक सेक्टर की है, मतलब सरकारी बैंक है, वहाँ जाना, और किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में चला जाना, जैसे HDFC, ICICI, नाम सुना होगा ना,
या IDFC, ऐसी बैंक्स में चले जाना, यू विल फील द डिफरेंस। वहाँ का और वहाँ का आपको कल्चर और एम्बियंस एकदम पता चलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो तेजी से काम कर रही हैं और 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इस समय हैं। कुछ नाम मैंने ऑलरेडी दे दिया, एक्सिस, ING, वैश्य, ये बैंक्स हैं। आते हैं फॉरेन बैंक। 1991 के बाद आज जब देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई तो गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को भी क्या कर दिया, भारत में विदेशी बैंकों को भारत में बैंक ओपन करने के लिए दे दिया। और ये विदेशी बैंक क्योंकि फॉरेन बैंक से तो इनके पास फॉरेन करेंसीज है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड को स्मूथ बना देती हैं। कुछ अजीब अजीब नाम बताऊंगा, शायद आपने नाम ना सुना हो, जैसे ABN एम्रो बैंक। बनारस में नहीं, छोटे शहरों में नहीं है, ये बड़े शहरों में है। आज मेट्रोपॉलिटन शहर्स में ये बैंक्स हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेज बैंक या ड्यूश बैंक, ये सब मल्टीनेशनल बैंक्स हैं। मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, एक नहीं अनेक देशों में एक साथ अपना व्यापार कर रही हैं। ऐसी 41 बैंक्स भारत में आ गई हैं। चलिए अब आते हैं कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन की बात करते हैं। क्या करती है कमर्शियल बैंक? तो सबसे पहला मैंने डिस्कस कर ही लिया था कि कमर्शियल बैंक्स लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो ये डिपॉजिट करती क्या है बैंक? रख लेती है अपने पास सिर्फ? नहीं नहीं, पैसा रखने से बैंक्स पैसा नहीं कमा सकती। इस डिपॉजिट को वो इन्वेस्टमेंट चैनल्स में कन्वर्ट कर देती है, जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न आ सकता है बैंक्स उसको वहां लगा देती है। चाहे तो इन्वेस्ट कर देती है, निवेश कर देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेती है, या बैंक्स लोन दे देती है जिनसे बहुत अच्छा बैंक्स को ब्याज मिलता है। तो आइए टाइप ऑफ डिपॉजिट समझते हैं। बेसिकली 3 टाइप ऑफ डिपॉजिट्स बताए गए हैं। पहला डिपॉजिट है करंट डिपॉजिट। इसका क्या खास बात होता है? ये आम आदमियों के लिए, तुम्हारे मेरे लिए डिपॉजिट नहीं है। किसके लिए डिपॉजिट्स? फॉर दी बिजनेस फर्म्स है, ट्रेडर्स के लिए डिपॉजिट अकाउंट है, व्यापारियों के लिए है, उनकी फर्म का अकाउंट है। इसमें एनी नंबर ऑफ डिपॉजिट, एनी नंबर ऑफ विड्रॉल, मतलब जितनी बार चाहो पैसे जमा करो, जितनी बार चाहे पैसे निकालो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूजुअली बैंक्स इनको चेकबुक, पासबुक इशू करती है और जितनी बार चाहे उतना बार चेक इशू कर देती है। यूजुअली बैंक्स इनको ब्याज देती नहीं है, बल्कि कुछ चार्जेस ले लेती है इनसे। इस बात का चार्ज? सर्विस देने का। और सबसे बड़ी फैसिलिटी मैंने क्या है कि इसके साथ जिनके पास करंट अकाउंट है उनको और कई सारे एजेंसी फंक्शंस देती है, कई सारे सपोर्ट सर्विसेज देती है करंट अकाउंट होल्डर्स को। ठीक है, अब आता है दूसरा अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? ये है तुम्हारा मेरा अकाउंट भाई। यस, एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, या ऐसे कोई भी लेमैन जिसके पास कुछ पैसे सेविंग बचे हुए हैं। अब वो सेविंग घर में रखेगा तो शायद उसको इतने फायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस पर कोई ब्याज तो मिलने वाला नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा है क्या कर दो, सेविंग अकाउंट को। इसमें सेविंग अकाउंट में क्या मिलेगा? चेकबुक मिलेगी, पासबुक मिलेगी, पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सारा पैसा एट अ टाइम एक साथ आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ बैंक्स मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने के लिए कहती हैं। हाँ, सब बैंकों का अलग अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये ब्याज देती है। इसमें आपके डिपॉजिट्स में एक सर्टेन मिनिमम इंटरेस्ट आपको बैंक देती है। तो बड़ा अच्छा तरीका है, आपके पैसे भी सुरक्षित हो गए, आपका आइडल मनी भी क्या हो गया, आपको ब्याज दे रहा है। घर में रखे रहते तो पैसों का डर भी लगा रहता, तो पैसे भी सुरक्षित हो गए, लिक्विडिटी भी मेंटेन हो गई, जब मन किया पैसा निकाल दिया। इसीलिए कई बार इसमें पैसा आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। या कीपिंग इन माइंड कि एक मिनिमम बैलेंस रखना है। आपको बैंक चेक दे देगी, आप चाहे तो किसी पार्टी को चेक से पेमेंट भी कर सकते हैं। आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ऐसा कि नाम है, एक फिक्स्ड टाइम के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है, 6 महीना मिनिमम टाइम है। यस, अब उसके बाद आप चाहे 1 साल के लिए जमा करें, 2 साल के लिए करें, 5 साल के लिए करें, मिनिमम टाइम है 6 महीना। 6 मंथ के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप सेविंग में मत जमा करिएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेविंग में ब्याज कम मिलता है और फिक्स डिपॉजिट में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसमें मैच्योरिटी पीरियड के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है और पैसा भी एक साथ आप निकालना होता है। इसमें बैंक चेकबुक नहीं देती है। हाँ, इसमें चेकबुक पासबुक नहीं देती है। 1 टाइम डिपॉजिट होता है और 1 टाइम विड्रॉल होता है। और विड्रॉल भी कब होता है? मैच्योरिटी पीरियड के बाद, टाइम पूरा कंप्लीट करने के बाद। क्या टाइम से पहले निकालना चाहते हो पैसा? टाइम से पहले चाहते हो कि पैसा चाहिए? तो देखो बैंक फिर आपको क्या करेगी, आपका ब्याज कम कर देगी, आपको सेविंग इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट दे देगी। इसीलिए एक फिक्स टेन्योर, अब वो चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, आप उसके बाद ही पैसा एक साथ निकालिए तो मैच्योरिटी अमाउंट ज्यादा ब्याज के साथ, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा।
क्योंकि इसमें टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए कई बार इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। चलिए, इसी का एक पार्ट है हाँ एफडी, फिक्स डिपॉजिट का एक टाइप है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम कमर्शियल डिपॉजिट्स भी कहते हैं। हाँ, कमर्शियल डिपॉजिट्स में एक सेम अमाउंट आप हर मंथ जमा करना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम आपको 2000 रुपए हर महीने बचते हैं, आपके पास पॉकेट मनी है या आपके पास सेविंग्स है और आपको हर महीने 2000 जमा करने हैं, तो आप आरडी अकाउंट खोल दीजिए। ये भी बहुत अच्छा ब्याज देता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, हायर देन दी सेविंग अकाउंट। आपको पैसा तो डिपॉजिट्स तो मेनी टाइम करना है, पर विड्रॉल एक ही बार करना है मैच्योरिटी पीरियड ओवर होने के बाद। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। आइए, तो बैंक डिपॉजिट लेके कुछ नहीं कर सकती, फायदा नहीं में नहीं रह सकती। बैंक को पैसा कमाना है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, लोन देना है। और लोन, हाँ लोन मतलब कर्ज देना। कैसे? पहला है कैश क्रेडिट। जो लोग करंट अकाउंट होल्डर हैं, कौन है करंट अकाउंट होल्डर? मैंने बता दिया था। क्या आप और मैं करंट अकाउंट खोल सकते हैं? नहीं, करंट अकाउंट खुलता है फर्म्स के नाम से, बिजनेसेस के नाम से, व्यापारियों के नाम से, जी ट्रेडर्स के नाम से खुलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के नाम से खुलता है ये अकाउंट। और उनका अगर अकाउंट अच्छे से मेंटेन्ड है, उनके अकाउंट में हमेशा पैसे रहते हैं, उनकी बाजार में अच्छी क्रेडिट है, तब बैंक्स उनको क्रेडिट लिमिट देती है। ये क्या होता है? बैंक कुछ सिक्योरिटीज जमा करवा लेती है। हाँ, बैंक उन बिजनेस हाउसेस से कुछ सिक्योरिटीज जमा कर लेती है और उसकी अगेंस्ट में उनको कैश क्रेडिट देती है। कैश क्रेडिट में एक फिक्स्ड अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। एक एग्जांपल से रूप में 10 लाख का अगर कैश क्रेडिट मिल गया किसी फर्म को, तो वह फर्म चाहे तो 10 लाख तक और विड्रॉ कर सकती है, जितना उसके अकाउंट में है वो और उससे ज्यादा। कितना? 10 लाख तक। अब ब्याज किस पे लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो ब्याज लगेगा जितना आपने विड्रॉ किया है। आपने अगर 10 लाख का कैश क्रेडिट लिया बैंक से, विड्रॉ आपने सिर्फ 2 लाख किया है, तो आपको ब्याज भी 2 लाख पे ही देना पड़ेगा। हाँ, पूरे पे ब्याज नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। बट जब हम बात करते हैं आउटराइट लोन या एडवांस की, ये बैंक किसी को भी दे सकती है। आपका करंट अकाउंट होने की जरूरत नहीं है। बैंक इसमें आपके साथ सिक्योरिटी मांगेगी, हाँ कोई चीज गिरवी करने के लिए मांगेगी, और बैंक जब लोन देगी तो सारा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। आपको एक चेकबुक दे देगी, कहेगी लोन लीजिए, और साथ में एक चेकबुक दे देगी। हाथ में पैसा कभी नहीं देती है बैंक, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है। और अब आप जितना पैसा निकालें ना निकालें, बैंक का कोई मतलब नहीं है। बैंक पूरे अमाउंट पर, जितना भी आपके अकाउंट में लोन है, पूरे पे ब्याज लेगी। आप चाहे पूरा पैसा विड्रॉ करिए या ना करिए। तो बताइए कौन बेटर हुआ? कौन बेटर हुआ? सीसी हमेशा बेटर होगा, क्योंकि सीसी में क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट में क्या हो जाएगा, आपको ब्याज उतने पे ही देना है जितना आप एक्चुअली विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें तो सारे अमाउंट पर ब्याज लगने वाला। चलो अब आते हैं एक और लोन की फैसिलिटी समझते हैं, ओवरड्राफ्ट। अक्सर ओवरड्राफ्ट भी बैंक्स उनको देती है जिनका करंट अकाउंट होता है। एक्चुअली में ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। हाँ, अब आपको 5 साल के लिए पैसे चाहिए तो आप ओवरड्राफ्ट में से मत लीजिए। ओवरड्राफ्ट मतलब एक्सेस पैसा निकालने की अनुमति। अक्सर बैंक्स क्या करती हैं, अपने नोन कस्टमर्स को, नोन क्लाइंट्स को उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे ओवर पैसा निकालने की अनुमति दे देती है। आपके अकाउंट में 1 लाख है, डिपॉजिट है आपके अकाउंट में, और आपको अभी 2 लाख की और जरूरत है, तो बैंक आपको 2 लाख का ओवरड्राफ्ट दे सकती है। याद रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए देती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, बिजनेसमैन तो उधार खरीदते बेचते रहते ही हैं, आप जानते ही हैं। व्यापार है तो उधार होगा। तो उधार जब बेचा है किसी को, जिसको हम उधार बेचते हैं, वो मेरा होता है डेटर। तो हम डेटर को, डेटर मतलब मेरा कस्टमर को, उससे बिल साइन करवा लेते हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मैंने 50,000 का सामान बेचा तुमको, तो तुम मेरे हो गए डेटर, तुमसे बिल साइन करा लिया, मेरे लिए ये बिल रिसीवेबल है। अब मुझे पैसा मिलने वाला है 3 महीने बाद, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में 90 डेज का एग्रीमेंट हुआ है। मुझे पैसे आज चाहिए। अब क्या करें, तुम तो आज दोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा मेरा तो 90 डेज का एग्रीमेंट है। अब क्या करें? हाँ, कोई टेंशन नहीं है, अभी चले जाएंगे अपनी कमर्शियल बैंक के पास और वहां जाके बिल को डिस्काउंटिंग करा लेंगे। ये बिल जमा कर देंगे, बैंक इसके कुछ चार्जेस काट के, कुछ इंटरेस्ट चार्ज काट के, डिस्काउंटिंग चार्ज काट के मुझे पैसे दे देगी। खत्म, मुझे पैसे अभी मिल गए, और जब फिक्स टर्म आ जाएगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी, बैंक जाके तुमसे पैसा कलेक्ट कर लेगी। मैं नहीं आऊंगा,
क्योंकि बिल अब मेरे पास नहीं है, बिल बैंक के पास जा चुका है, बैंक आएगी तुम्हारे पास, पैसे कलेक्ट कर लेंगे, तो दोनों का काम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट एक और फंक्शन है बैंक का, वो है फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट थ्रू चेक। देखिए चेक बड़े कमाल की चीज है। चेक क्या होता है? चेक इज एन ऑर्डर बाय द ड्रॉअर, हमें ड्रॉअर टू दी बैंक टू मेक द पेमेंट टू दी ड्रॉई और टू हिज अकाउंट, टू दी जिसको मैंने नाम लिखा है पे टू, उसको बैंक पेमेंट करेगी मेरे ऑर्डर से। हाँ, मैं अगर चेक बना रहा हूं बस, तो बड़ा आसान है, कहीं भी पैसा ट्रांसफर करना हो, ले जाना हो, भिजवाना हो, किसी से पैसे जमा करवाना हो आपका अकाउंट में, चेक से ले लो, पैसे जमा कर दो, टेंशन फ्री। लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है, चेक ले लो, एक सिंगल सा कागज, बिना रखे बिना डरे जेब में ले जाओ, घूमो, टेंशन मत लो। वैसे अगर कैश ले जाओगे तो हमेशा डर रहेगा। तो चेक इजी हो जाता है, बिजनेस सेफ, चीप, इजी, ट्रांसफर मंगवाना। नेक्स्ट बैंक आजकल फंक्शन दे रही है वह ट्रांसफर ऑफ फंड्स। हाँ, आप दिल्ली गए हो, हाँ मान लेते हैं आप हायर स्टडीज करने के लिए दिल्ली चले गए हो और आपको वहां पैसों की जरूरत है, तो क्या करोगे? वापस ट्रेन पकड़ के आओगे, पैसा लेके जाओगे घर से? अरे नहीं भाई, अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा लोगे, वहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मदद से पैसा स्वाइप कर लोगे, काम खत्म। तो बैंक फंड्स ट्रांसफर करती है, वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस पे या समटाइम्स विदाउट एनी चार्जेस पे। आप तो शायद आई थिंक जरूर यूज कर रहे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐप को यूज कर रहे होंगे आजकल जिसमें आप पैसा ट्रांसफर कर पा रहे हैं। बट याद रखिएगा ये ऐप्स आपके बैंक से जुड़ी हैं। अब आप फोन पे यूज करिए, गूगल पे यूज करिए या भारत पे यूज करिए, ये आपके बैंक्स से जुड़े हुए हैं। आता है एजेंसी फंक्शन। हाँ, बैंक्स हमारी एजेंट है, बैंक्स हमारे ऑर्डर पे काम करती हैं। हम ऑर्डर देते हैं बैंक को कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, तो बैंक कर सकती है। ऐसे काम को कहते हैं एजेंसी फंक्शन। जैसे बैंक्स मेरे लिए पैसे कलेक्ट कर सकती है, मेरे चेक्स, हुंडीज, ड्राफ्ट्स को कलेक्ट कर सकती है, मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं और इवन मेरे लिए पेमेंट कर सकती है। हाँ, मेरे बच्चों की फीस जमा कर सकती है, मेरा LIC का पेमेंट कर सकती है। हाँ, करती है बैंक। बैंक को बस क्या करना होता है? रिटर्न ऑर्डर देना होता है। हम इसे कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना होता है। बैंक हमारे लिए काम कर सकती है। और क्या कर सकती है बैंक्स? बैंक हमारे लिए स्टॉक परचेज सेल कर सकती है। हम ऑर्डर दे दें कि रिलायंस का शेयर खरीद लो 2000 रुपए के भाव में, तो बैंक क्या करेगी? पर याद रखिएगा मेरा बैंक में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। बैंक को ये ऑर्डर देना पड़ेगा, तभी बैंक खरीदेगी, अपने मन से नहीं खरीदेगी। और क्या कर सकती है? बैंक मेरे लिए विदेशी मुद्रा खरीद सकती है, डॉलर, पाउंड, हाँ एकदम करती है। और हमारे लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीद सकती है, यूनिट फंड्स खरीद सकती है और हमारे बदले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। शर्त एक ही है, बैंक को मुझे रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और क्या कर सकती है? फॉरेन बैंक्स फॉरेन ट्रेड में मदद करती है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराती है, डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स करा सकती है। हाँ, विदेशी बिल को मुझे क्या करना हो, डिस्काउंट कराना हो तो जा सकते हैं। बैंक ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर का भी काम करती है। किसी के मर जाने पर उसकी प्रॉपर्टी बैंक एज अ ट्रस्टी संभाल सकती है। लोग अपनी बिल्डिंग्स को वसीयत के नाम पे बैंक को दे देते हैं, हाँ, बैंक ट्रस्टी बन जाती है। चलो, ये सब फंक्शंस आपको नहीं पता थे। चलिए, अब जो फंक्शंस करने जा रहे हैं वो है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये एजेंसी फंक्शन तो बैंक सिर्फ अपने कस्टमर्स को देती है जिसका बैंक में अकाउंट है। पर ये फंक्शन जो करने जा रहे हैं ये सबके लिए। आपका बैंक में अकाउंट है नहीं है, आप बैंक के कस्टमर हैं नहीं है, कोई भी आप आम आदमी, आप जाइए बैंक में और ये काम कर लीजिए। जैसे आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए, जैसे आपको ट्रेवलर्स चेक चाहिए, गिफ्ट चेक चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप बैंक के कस्टमर हो चाहे ना हो, आपको ये जनरल यूटिलिटी फंक्शंस बैंक जरूर करके देगी, क्योंकि सबके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कमर्शियल बैंक करती है वो है मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, लोन्स जनरेट करना आउट ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट। लोगों के ही पैसे को लोन में कन्वर्ट करना बड़ा अनोखा फंक्शन है। यही इसी फंक्शन को मैं कह रहा था कि आप पूरा समझिएगा, बड़ा कमाल का फंक्शन है जो बैंक करने जा रही है। आइए समझाते हैं कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है। पहले दो फैक्ट्स को समझ लें। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, दो जरूरी जानकारी है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है ये जानना चाहते हैं और क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बैंक्स क्या करती हैं, डिपॉजिट्स लेती हैं, वो डिपॉजिट्स रखती नहीं है बल्कि उस डिपॉजिट्स को लोन के रूप में देती है। तो अगर बैंक के पास कोई पैसा जमा करने के लिए आया है व्यक्ति, हाँ मान लीजिए आप गए बैंक के पास पैसा जमा करने के लिए, तुम गए हो, तो तुम्हारे पैसे को बैंक ले लेगी, इसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट।
जब कस्टमर खुद पैसा कैश लेके आ रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, तो वो प्राइमरी डिपॉजिट है। और बैंक्स रखती नहीं है, बैंक उस डिपॉजिट को रखती नहीं है, बल्कि बैंक्स उस पैसे इसको लोन में कन्वर्ट कर देती है। क्या सारा पैसा लोन दे देती है? नहीं, बैंक उस पैसे को पूरा लोन नहीं दे सकती, क्योंकि बैंक जानती है कि कस्टमर पैसा मांगने आएगा। तो जब आपने पैसा जमा किया तो पैसा बैंक से निकालेंगे भी तो बैंक जानती है कि कस्टमर को पैसे भी चाहिए होंगे, तो बैंक क्या करती है, कुछ पैसों को रोककर, ध्यान दीजिएगा, कुछ पैसों को रोककर बाकी पैसा लोन के रूप में दे देती है। ठीक है, और लोन के रूप में किसी को हाथ में नहीं देती है कि लो लो भैया हाथ में रख लो पैसे, उसका अकाउंट खोलती है बैंक, उसके अकाउंट में वो लोन का अमाउंट ट्रांसफर कर देती है। एक तरह से फिर से पैसा डिपॉजिट हो रहा है, पर ये डिपॉजिट आदमी खुद अपने कैश से नहीं कर रहा है, लोन अकाउंट से हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो इट्स अ डिपॉजिट विच इज क्रिएटेड बाय द बैंक थ्रू द लोन्स। समझ गया ना? तो यही तरीका है डेरिवेटिव डिपॉजिट का। ध्यान से सुनिएगा, क्रिएशन ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट्स विच इज नोन एज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तो डेरिवेशन डिपॉजिट कहां से आया? प्राइमरी डिपॉजिट से ही आया। जो पहला डिपॉजिट आपने किया था, उसी डिपॉजिट को बैंक ने किसी को लोन दे करके, उसका कुछ हिस्सा लोन दे करके बना दिया लोन। आपके डिपॉजिट ने लोन पैदा कर दिया, मार्केट में नया मनी पंप इन हो गया। और क्या खास बात है, बैंक ये भी जानती है कि लोन एंड एडवांसेस वो मेनी टाइम्स दे सकती है। हर बार डिपॉजिट होगा, उसके मल्टीपल टाइम्स, क्या उसके मल्टीपल टाइम्स लोगों को लोन दिया जा सकता है। ध्यान ये भी देना है कि बैंक को मालूम है कि सारे डिपॉजिटर्स एक दिन में पैसा निकालने नहीं आने वाले हैं, न तो सारा पैसा एक साथ निकलने वाले हैं, हाँ अनलेस एंड अनटिल दिट इज एन इमरजेंसी। नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता है। तो बैंक को ये एक सर्टेन पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स हमेशा कैश के रूप में, कैश रिजर्व के रूप में अपने पास मेंटेन करना होता है, और कुछ कैश डिपॉजिट्स आरबीआई के पास जमा करना। बाकी सब पैसा वो क्या करती है, लोन के रूप में बांट देती है। आइए, तो जो लोन के रूप में बांट रही होती है, तो लोन गिवन बाय द बैंक्स क्रिएट मोर डिपॉजिट्स। इसी का नाम रखा गया है क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन। बैंकों का लोन और डिपॉजिट पैदा करता है, और फिर उससे फिर और लोन पैदा होता है, और फिर और डिपॉजिट पैदा होता है। आइए एक समझाते हैं एग्जाम्पल से, एक प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहली चीज समझनी है कि हर बैंक को ये पता है कि बैंकिंग सिस्टम में मनी मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाता है। इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाता है। ठीक है, बैंक को एक मिनिमम लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है। कुछ एग्जांपल के रूप में मैं ले रहा हूं, अज्यूम्पशन है मेरा ये 20%। हाँ, अभी इस पे पूरा प्रॉब्लम समझेंगे। कितना? 20%। 20% से ऊपर जितना भी होगा बैंक उसको क्या करेगी, लोन के रूप में बांट देगी। एक बैंक है, एग्जाम्पल देता हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास किसी ने 1000 रुपया जमा किया। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर ये ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। इस टेबल को ध्यान से देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा। आप गए बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने, यस, ए गया, ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति है, मैंने लिख दिया ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया, बैंक में जमा किया। अमित कर देते हैं, अमित गया बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा जमा किया। कितना? 1000। इस डिपॉजिट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या नाम है इसका? नाम है प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक जानती है कि अमित सारा पैसा नहीं निकालेगा। हाँ, नॉर्मली कस्टमर ऑन एन एवरेज 20% ही पैसा निकालते हैं, तो बैंक 20%, कितना, 20% आरआर के रूप में, दैट इज रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, या सिंपली रिजर्व रेशियो है, ये यूजुअली बैंक डिसाइड करती है। ठीक है, 20% सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। उसने अपने पास मेंटेन कर लिया। कितना? 1000 का 20% निकालो, कितना आएगा? 200 रुपया। ये हो गया CRR, कैश रिजर्व रेशियो। 200 रुपया बैंक अपने पास रखी रहेगी, 800 रुपया क्या करेगी, लोन दे देगी। कोई बैंक के पास गया है लोन लेने के लिए, चलो मान लेते हैं बी बैंक के पास गया लोन लेके, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 800 रुपये की जरूरत है, बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है। बोलती बैंक ले लो। तो ये बैंक क्या कर देती है, लोन दे देती है। लोन दे देती है किसको? बी को, क्योंकि बी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। तो ए ने पैसा जमा किया, देखा ए का डिपॉजिट बी का क्या बन गया, लोन। तो बैंक ने डिपॉजिट से ही लोन क्रिएट किया। तो क्या करेगी, 800 रुपया बैंक उसके हाथ में रख देगी बी के? कभी नहीं, बल्कि बी का अकाउंट खोलेगी बैंक, और जैसे ही बी का अकाउंट खोलेगी तो वो पैसा यहां पर आ जाएगा। यहां पे राउंड 1 था, यहां पर जो बी है, ध्यान दीजिएगा, बी जिसने लोन लिया है
वो पैसा अपने पास रखता नहीं है भाई, वो तो किसी काम के लिए लोन ले रहा है ना। तो बी ने लोन को पेमेंट में इस्तेमाल कर लिया भाई। बी ने मान लेते हैं मशीनरी मंगवानी थी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, प्लांट खरीदना था, तो जिससे खरीदना था उसको चेक इशू कर दिया, लो भैया 800 का चेक ले लो। तो बी ने चेक दे दिया किसको, सी को। बी ने यहां पर देखिए, बी ने लोन से चेक काट के किसको दे दिया, सी को। तो अब यहां पर जो पैसा आ गया सी का आ गया। सी का अकाउंट किसमें है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है, ठीक है। अब सी का पैसा जब जमा करेगा इस चेक को लेकर के, तो सी के लिए तो यस ये तो प्राइमरी डिपॉजिट है, क्योंकि सी को तो पैसा रिसीव हो रहा है, सी ने लोन नहीं लिया है, ठीक है। सी तो क्या कर रहा है, बी का, हाँ बी का सप्लायर है, ठीक है। तो बी ने पैसा दे दिया सी को, वो 800 रुपये आ गया। और किस बैंक में आ गया, यूनियन बैंक में आ गया। अब यूनियन बैंक भी यही जानती है, यूनियन बैंक भी जानती है कि जो सी है सारा पैसा, यहां पर सी है कि सी सारा पैसा एक दिन में नहीं निकालेगा। कितना निकालेगा, जरूरत पड़ेगी तो 20% निकालेगा। तो जब 800 का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 160। अब कितना बचा इस बैंक के पास, 640 रुपीज। बैंक पैसा रखेगी नहीं, बैंक किसी को लेंड कर देगी। अगेन मान लेते हैं इस बार डी आ गया लोन मांगने के लिए। कौन आ गया लोन लेने के लिए, डी। तो बैंक ये लोन उठा करके डी को दे देगी। कितना दे देगी, 640। अब डी ही लोन ले रहा है तो जरूर किसी काम के लिए ले रहा है ना। बैंक तो जब देती है किसी को लोन तो उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। ये पैसा कहां चला जाता है, जैसे ये प्राइमरी डिपॉजिट है तो ये बन जाता है डेरिवेटिव डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट, डिपॉजिट आउट ऑफ लोन इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव डिपॉजिट, ठीक है ना। अब ये डेरिवेटिव डिपॉजिट, ये लोन जो डी को मिला है वो चेक बुक से यस डी पैसा निकाल सकता है। अब डी ने भी क्या किया है, अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए लोन लिया, अपनी फैक्ट्री के लिए लोन लिया है। अब डी तो रखेगा नहीं पैसा, किसको दे देगा, जिसको माल, जिससे स्टॉक मंगवाया है, जिससे सामान परचेज किया उसको दे देगा। अब डी ने क्या कर दिया, ध्यान दीजिए, डी ने यहां पे देखिए, डी ने पैसा दे दिया ई को, ई को चेक काट के दे दिया। अब ई को, जिसको चेक अभी रिसीव हुआ है, उसके लिए उसका अकाउंट कहां पर है, मान लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। अब यहां पर ई जाके पैसा जमा कर देगा। किसमें जमा करेगा, उसकी खुद की बैंक कौन सी है जहां पे उसका अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक, वहां पे जाके प्राइमरी डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। कितना आ गया, 640। अब फिर वही आईसीआईसीआई बैंक सेम करेगी, जानती है कि ई सारा पैसा तो नहीं निकालने वाला है। कितना निकालने वाला है, 20%, तो 20% इसका निकाला और दिखा कि 128 उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। 128 बैंक को बचा के रखना है, बाकी पैसों की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। बाकी पैसे 512 रुपए हुए, कैसे आया, आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास जो पैसा बचा, ये बैंक फिर किसी को लोन देने वाली है। इस बार बैंक लोन दे देती है एफ को। हाँ एफ आया, बोला भैया मुझे लोन की जरूरत है। आईसीआईसीआई बैंक बोली ठीक है ले लो भैया, मेरे पास है 512 रुपए। और ये पैसा अब आईसीआईसीआई बैंक ने एफ को लोन दे दिया। लोन लेकर के अकाउंट, मैंने कहा डेरिवेटिव डिपॉजिट, अकाउंट खोल देगी आईसीआईसीआई बैंक और साथ में चेकबुक दे देगी। अब एफ क्या करेगा, एफ इस पैसे को, जिससे उसको सामान खरीदना है, मान लेते हैं जी से खरीदना है, तो एफ ये पैसा उठाकर, चेक उठा करके जी को दे देगा, पूरा पैसा दे देगा, मान लेते हैं 512 रुपए। अब जी पहुंचेगा अपनी बैंक में जहां उसका अकाउंट है, अब चाहे जो भी बैंक हो, लेट्स से जी का अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। अब जी पहुंचेगा एचडीएफसी बैंक में और ये 512 रुपए जो कि एफ के लिए प्राइमरी डिपॉजिट था, जी के लिए, एफ के लिए डेरिवेटिव डिपॉजिट था और जी के लिए क्या बन जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट। अब यहां पर जी पहुंचेगा, अपना पैसा जमा कर देगा और यहां क्योंकि ये चेक जो जमा कर रहा है वो उसके लिए प्राइमरी डिपॉजिट है, ये बैंक भी क्या करेगी, इसका 20% सीआरआर मेंटेन करेगी और आगे पैसा लोन दे देगी। एंड दिस गोज ऑन। क्या ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, नहीं नहीं नहीं, एक ऐसा समय आएगा जब पैसा लोन के लिए इनफ नहीं बचेगा, अर्थात लोन लायक अमाउंट बचेगा ही नहीं, तो बैंक क्या करेगी, लेंडिंग करना रोक देगी। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना था, सिर्फ 1000। अब देखिए टोटल डिपॉजिट कितना बन गया, तो 1000 एक व्यक्ति का, ए का, मैंने तुमको कहा था कि तुम ए हो, तुमने 1000 से शुरुआत की। देखो बैंक के पास कितना डिपॉजिट आ गया, एक व्यक्ति ने कितने बड़े अमाउंट को जनरेट कर दिया, 5000 का डिपॉजिट क्रिएट कर दिया। और देखिए अल्टीमेटली 1000 वापस बैंक के पास रखा भी हुआ है।
पूरे बैंकों को मिलाकर, इन सारे बैंकिंग सिस्टम को मिलाकर, क्योंकि एक अकेली बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकती, सारे बैंक्स मिलकर क्रिएट करते हैं। ये सारे बैंक्स ने मिलकर के वापस 1000 का डिपॉजिट क्रिएट कर दिया। जो ये प्राइमरी डिपॉजिट था वापस आ गया, हाँ जो इनिशियल डिपॉजिट था वापस आ गया। देखिए कहां पर, सीआरआर के रूप में। बैंक के पास 1000 रखा है पूरे बैंकिंग सिस्टम में, और 4000, 5000 में से 1000 माइनस करिए, बचेगा 4000। 4000 का क्रेडिट क्रिएशन हो गया। तो 1000 ने 4000 का मनी क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। 4000 नए लोन्स, 4000 रुपए के नए लोन्स क्रिएट कर दिए। दिस इज द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। कभी सोचा था? हाँ, इस बारे में कभी नहीं सोचा था आपने, देखा ये है। अब मुझे पता करना है कि कितना गुना डिपॉजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, कितना, 1/RR, 1 रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, दैट इज द बिगिनिंग डिपॉजिट, डेल्टा डी। बस आप इससे निकाल सकते हैं। मेरे एग्जांपल में 5000 कैसे आया मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 1 रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट। मेरा इनिशियल डिपॉजिट क्या था, 1000 रुपया। अब सॉल्व कर दूं, 5000 आ जाएगा, सॉल्व कर दे रहा हूं। 1/20% इंटू 1000 क्या कहते हैं, आ गया 5000। ये है आपका टोटल डिपॉजिट। देखा आपका डिपॉजिट कितना हो गया, 5000 का हो गया। 1000 5000 बन जाता है। आइए, क्या क्रेडिट क्रिएशन इतना आसान है सर, इतनी तेजी से हो जाता है? हाँ भाई, उसमें कुछ रोक है, कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी कमी है कैश रिजर्व। अब ये कैश रिजर्व बैंक नहीं डिसाइड करती है। हाँ, कमर्शियल बैंक के पास पावर नहीं है, सेंट्रल बैंक के पास पावर है। आरबीआई अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दे तो जैसे जैसे कैश रिजर्व बढ़ाती जाएगी, बैंकों के पास लेंडिंग के लिए कम पैसा बचेगा। तो हायर इज द कैश रिजर्व रेशियो, लेसर इज द अमाउंट ऑफ लोन। तो इसका मतलब है आरबीआई चाहे तो कमर्शियल बैंक्स के लोन देने के पावर को कंट्रोल कर सकती है। हाँ, वैसे इसको हम क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। अभी डिटेल में इसके बारे में भी जानेंगे। और क्या कर सकती है, कैश रिजर्व रेशियो मैंने बताया। मिनिमम लीगल रिजर्व रेशियो, ये भी एक डिपॉजिट है जो बैंक्स को मेंटेन करना होता है। क्या, मिनिमम लीगल रिजर्व रेशियो, ये वो कैश होता है जो बैंक्स मेंटेन करती है। किसके पास, कैश के रूप में कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करती है सेंट्रल बैंक के पास। कैश का एक फिक्स्ड परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जमा होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कैश रिजर्व, जो वो अपने पास लिक्विड के रूप में मेंटेन करती है। तो दोनों मिला दो, हाँ दोनों मिला दो, ये कैश रिजर्व रेशियो है। ये कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स को मेंटेन करना होता है। हायर इज द कैश रिजर्व, अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा हो जाएगा तो बैंक लेंडिंग के लिए कम पैसा बचेगा, लोन कम दे पाएगी। और किस पे डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन, बैंकिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। अब सोचिए, लोगों को आदत ही नहीं है पैसा बैंक में जमा करने की, ड्राफ्ट बनाने की, बिल्स बनाने की, चेक बनाने की। बैंक में लोग जाते ही नहीं है, सब पैसा कैश कर देते हैं। क्या होगा, बाजार में मनी सप्लाई बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है लोग क्या करें, बैंकिंग हैबिट्स रखें। और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, कोई भी बैंक लोन तब देगी जब वो सिक्योरिटीज मिलेंगे उसको। सिक्योरिटीज मतलब कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत हो, जिसके अगेंस्ट में बैंक लोन दे सके। तो सिक्योरिटीज पे भी डिपेंड करता है। पब्लिक के पास सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, कभी सोचा है रिक्शा वाला गरीब क्यों रह जाता है, क्यों नहीं वो कार के लिए लोन ले लेता है, कभी सोचा है आपने? हाँ, यही प्रॉब्लम है, उस रिक्शा वाले के पास कोई सिक्योरिटी देने के लिए नहीं है। वरना वो भी चाहे तो टैक्सी ड्राइवर बन सकता है, वो भी चाहे तो एक बड़ी गाड़ी चला सकता है। इसीलिए क्या पता, क्योंकि बैंक उससे सिक्योरिटी मांगेगी। तो इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन किस पे डिपेंड करता है, सिक्योरिटीज पे भी डिपेंड करता है। लोगों के पास सिक्योरिटीज नहीं होगी तो बैंक लोन देगी कैसे, दे ही नहीं पाएगी। और किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस की कंडीशंस पे। देखिए, बूम होगा मतलब बाजार तेज है, प्रॉस्पेरिटी है, हायर इनकम है, हायर आउटपुट है, तब तो बाजार चलेगा। पर सोचिए, जब बाजार में डिप्रेशन चल रहा होगा तब क्या होगा। मंदी के समय बैंकों के पास भी फंड्स कम होते हैं, लोगों के डिपॉजिट्स कम करते हैं, और बैंक के पास आप लोन जा रहे हैं मांगने, बैंकों के पास नहीं है। ये भी दिक्कत है। तो बैंक मार्केट कंडीशंस पे, बिजनेस कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है बैंकिंग क्रेडिट क्रिएशन। और किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल बैंक द्वारा इश्यू की गई मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी 3 महीनों में एक बार सेंट्रल बैंक इश्यू करती है, मतलब साल में 4 बार। ये मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए होती है। अगर इन्फ्लेशन चल रहा होगा इकोनॉमी में, मतलब पहले से ही महंगाई चल रही है,
तो आरबीआई क्या करेगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, अर्थात क्रेडिट क्रिएशन कम कर देगी, मतलब लोगों को लोन देना मुश्किल बना देगी। समझ गया ना? बैंक कंट्रोल कर लेगी क्रेडिट। कैसे कर सकती है? बैंक रेट की मदद से, ओपन मार्केट की मदद से, या एसएलआर की मदद से। चलिए, अभी तक तो आपने समझ लिया क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं। आइए कुछ रोल्स के बारे में जानें। ये सब आपको पता है अब, हाँ पता है, बस एक बार क्विक गो थ्रू करते हैं। जैसे लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज करना, आइडल फंड्स को किसी प्रोडक्टिव चैनल में लगाने को कहते हैं मोबिलाइज करना। और क्या करना? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करना। इंक्रीज करने का दूसरा वर्ड है एक्सेलरेट करना। देश में सेविंग्स से कुछ नहीं होगा। अगर आपने तिजोरी में पैसे बंद करके रख लिए ना अपने घर में, तो कुछ नहीं होने वाला है उससे। आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओगे तो ग्रोथ होगी ना। सोचिए, अगर हम उस पैसे को बिजनेस में लगा दें, हाँ शेयर मार्केट में लगा दें, कहीं बैंक में रख दें, तो ग्रोथ होगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि याद रखिए यही पैसा किसी न किसी इंडस्ट्री को मिल जाएगा जो आपने बैंक में रखा है, और वो इंडस्ट्री इससे क्या करेगी? नई मशीनरी खरीदेगी, देश में नए कैपिटल एसेट्स तैयार होंगे। तो हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। और क्या करता है? फाइनेंस और क्रेडिट में मदद करता है। बिजनेसेस को फाइनेंस चाहिए, इंडस्ट्री को फाइनेंस चाहिए, वो आपका डिपॉजिट है जो बैंक्स लोन दे रही हैं। और विदेशी ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्टर्स, इन सब डिपेंड करते हैं किस पे? बैंक्स पे। सोचिए, बैंक ना होती, इंटरनेशनल ट्रेड तो असंभव हो जाता। हाँ, क्योंकि विदेशों में तो पैसा लाना, ले जाना, भिजवाना और करेंसी चेंज कराना, ओहो, इम्पॉसिबल हो जाता। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड विदाउट बैंक्स। देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश में कैपिटल फॉर्मेशन, देश में सेविंग्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना, इंडस्ट्रीज को लोन देना, कल्पना नहीं हो सकती। इसके बिना तो संभव ही नहीं है। यू कैनॉट थिंक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री विदाउट बैंक्स। स्पेशली बैंक्स कई तरीकों से आजकल क्या कर रही है? मदद कर रही है। सिर्फ पैसे नहीं दे रही है, आपके बिजनेस को चलाने का तरीका बता रही है, आपको कहां से लोन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, इन सब कुछ सिखाती है। बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने में भी आजकल बैंक्स मदद कर रही हैं। मार्केट के एक्सपेंशन में मदद कर रही है, क्योंकि आज बैंक्स क्या कर रही हैं? हर तरह की इंडस्ट्री, हर तरह के ट्रेड, इवन रूरल और बैकवर्ड एरियाज में भी बैंक की ब्रांचेस खुली हैं, जहां पे पैसा ट्रांसफर करना, मंगवाना, एक्सचेंज करना, सब कुछ पॉसिबल हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दी बैंकिंग फैसिलिटी। और किसको मदद करती है? डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नए और एंटरप्राइजिंग लोग आजकल बैंकिंग के काम की वजह से आ पा रहे हैं, क्योंकि आपको एंटरप्रेन्योर को चाहिए क्या? फंड्स चाहिए। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? सपोर्ट करने के लिए फंड्स चाहिए, और वो फंड्स बैंक दे पाती है। बैंक हेल्प करती है उनके नए शेयर्स को अंडरराइट करके, उनके बिजनेसेस में जहां वो नए टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उनको फंड्स दे करके। किसी के पास नए आइडियाज आए हैं, नए थॉट्स आए हैं, उस नए थॉट को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको फंड्स चाहिए, आ जाओ बैंकों के पास, बैंक तैयार है। तो इस तरह से कमर्शियल बैंक्स ना होती तो मुझे लगता है देश की तरक्की आज उतनी जबरदस्त ना होती जो आज हम देख रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक्स को कहा जा सकता है नर्व सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। नर्व सेंटर, अर्थात जहां से सारे डिसीजन मेकिंग पावर हो रहे हैं, जहां से सारी शक्तियां मिल रही हैं सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द first part. See you in another part. Bye.